दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद आज आपको दोबारा से लेके आया हूँ अपने अगले लेक्चर में ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति में। आज के टॉपिक में जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में, दी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो का पहला खंड भी देखा होगा, जिसको मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति भाग 1 के नाम से प्रकाशित किया था। और आज मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दूसरे भाग में बात करने के लिए। तो इस जो दूसरा खंड है, इसमें हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक थ्योरियों के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने पहले खंड में आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित क्लासिकल थ्योरी यानी कि पारंपरिक सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिसके तहत मैंने वैदिक काल में ब्रह्मांड के बारे में हमारे प्राचीन ज्ञाता क्या सोचते थे। दूसरे व्यू में मैंने शिल्पकार गढ़वाल के शिल्पकार जागरियों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। और तीसरे में मैंने ग्रीक यानी कि यूनानी विद्वानों द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी दी थी। परंतु इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से 2 वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए और भी बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, परंतु आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के से संबंधित 2 बड़े अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत जो है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्थायी अवस्था सिद्धांत, यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इस सिद्धांत का सर्वप्रथम स्थायी अवस्था सिद्धांत का विचार जो है सन 1920 में सर जेम्स जीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सन 1948 में फ्रेडरिक हायल ने ब्रिटिश गणितज्ञ सर हरमन बॉन्डी और अमेरिकी विद्वान थॉमस गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्थायी अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो हम देख रहे हैं कि जो हायल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसको स्थायी अवस्था सिद्धांत बोला गया था। देख लेते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख दो मान्यता कौन कौन सी है दोस्तों। इस सिद्धांत की जो पहली मान्यता है वो यह बताती है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो कोई ना आदि है ना कोई अंत है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, यह समय अनुसार अपरिवर्तित रहा है। यानी कि स्थायी अवस्था सिद्धांत हमको मूल रूप से यह बोलता है कि ब्रह्मांड सदैव से ऐसा का ऐसा ही है, इसमें ना कोई चक्रीय प्रवृत्ति है ना कुछ है, ब्रह्मांड सदैव जैसे पहले था वैसे ही है। दूसरा, इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि इस सिद्धांत में बोला गया है यदि सदैव से ब्रह्मांड ऐसा का ऐसा ही था तो इसमें पदार्थ, अणु, परमाणु, एटॉम कैसे बनते हैं दोस्तों। तो इस सिद्धांत में बोला गया कि ब्रह्मांड क्योंकि सदैव से ऐसा का ऐसे ही था तो इसमें परमाणु, अणु और जो जितने भी पदार्थ हैं वो स्वतः निर्मित होते रहते हैं। इस पर सिद्धांत का जो दूसरा प्रश्न था वो यह है कि यदि सिद्धांत ये स्वतः ही इसमें पदार्थ निर्मित होते हैं तो ब्रह्मांड का घनत्व कैसे संतुलित रहता है। तो इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि ब्रह्मांड स्वयं ही अपने घनत्व को संतुलित रखने के लिए पदार्थों का उत्पत्ति और निर्माण और विघटन करता रहता है। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर फिर हमारी सृष्टि के उत्पत्ति के स्थायी अवस्था सिद्धांत के अंदर बोला गया है कि ब्रह्मांड कभी भी परिवर्तनशील नहीं था, ब्रह्मांड जैसे था वैसे का वैसा है और इसमें जो पदार्थ है वो स्वयं निर्मित है। यहाँ पे एक चीज बहुत याद रखने वाली है दोस्तों, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि स्थायी अवस्था सिद्धांत में और बिग बैंग थ्योरी में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा इनमें मेजर अंतर यह है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो बताती है कि पदार्थ यानी कि मैटर की उत्पत्ति, जहां बिग बैंग थ्योरी में आकस्मिक घटना यानी कि एकदम से महाविस्फोट से होती है, वहीं स्थायी अवस्था सिद्धांत हमको यह बताता है कि मैटर की उत्पत्ति जो है स्वयं निर्मित होती रहती है। ब्रह्मांड में स्वयं निर्मित होता रहता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का जो घनत्व है वो स्थायी बना रहता है। जो ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है यानी कि भार है, जो हमारे ब्रह्मांड का जो वजन है वो सदैव एक बना रहता है। इस ब्रह्मांड के बारे में मैं एक आपको रोचक तथ्य बताऊं। ये जो ब्रह्मांड के जो स्थायी अवस्था सिद्धांत है इसके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि इस सदी के हमारी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी लगभग 1 दशक तक 1920 से लेकर 1929 के दशक तक
स्थायी अवस्था सिद्धांत को मानते थे कि उनका मानना था कि ब्रह्मांड कहीं नहीं गया, ब्रह्मांड सदैव जैसे था वैसे का वैसा ही है, उसका घनत्व भी अपरिवर्तनशील है और उसमें पदार्थ भी स्वयं निर्मित है। यानी कि ब्रह्म पूरे एक दशक तक एल्बर्ट आइंस्टाइन इस सिद्धांत के पुरजोर समर्थक थे। परंतु जब 1929 ईस्वी में एडविन हबल नामक विद्वान ने जब रेड शिफ्ट यानी कि लाल विचलन का प्रमाण दुनिया के सामने रखा और बताया कि किस प्रकार से जो पराबैंगनी जो लाल विकिरण है वो पृथ्वी तक बैगनी विकिरण के बजाय पराबैंगनी लाल जो विकिरण है अवरक्त विकिरण जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए हम इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड सदैव कभी भी एक जैसा नहीं था, ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है। फिर इसके बावजूद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो अपने इस सिद्धांत का, स्थायी अवस्था सिद्धांत का इस हद तक भी समर्थन किया था कि उन्होंने अपनी जो पूरी दुनिया में मानी जानी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में परिवर्तन करके उसमें एक ब्रह्मांडीय नियतांक जोड़ दिया था। पर 1929 में जब एडविन हबल का जो सिद्धांत, रेड शिफ्ट का सिद्धांत दुनिया के सामने आया तो उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी गलती को माना और बोला कि उन्होंने खुद अपने इस बात को स्वीकार किया कि उनके जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में जो उन्होंने ब्रह्मांडीय नित्यांक जोड़ा था वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो ये था हमारा स्थायी अवस्था सिद्धांत। चलो अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, बिग बैंग थ्योरी की। और यही बिग बैंग थ्योरी दुनिया में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक और स्थायी प्रमाण है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पृथ्वी की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझना है और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में समझना है, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिग बैंग थ्योरी में जाने से पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने भौतिक शास्त्री और अंतरिक्ष वैज्ञानिक दोस्तों से, खगोल शास्त्रीय दोस्तों से, जिनके अध्ययन क्षेत्र में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मैं इस मेरे में जो भी कोई त्रुटि होगी उसके लिए मुझे माफ़ किया जाएगा। तो देखते हैं बात करते हैं दोस्तों बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी की संकल्पना सबसे पहले जो प्रतिपादित की गई थी 1920 में एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। परंतु कुछ पुस्तकें ये बोलती हैं कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की संकल्पना जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादित की थी। परंतु एनसीईआरटी, सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर 1920 में एडविन हबल को ही बताया गया है कि एडविन हबल ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले 1920 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड के बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया और उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि सिद्धांत जो है धीरे धीरे हमारा जो ब्रह्मांड है जो धीरे धीरे फैल रहा है, हमारा ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे फैल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 1900 जो यह बताया गया, एडविन हबल ने बताया, चूंकि हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है तो इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, जो तारामंडल हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपको इसको समझना है तो आप एक गुब्बारे के ऊपर पेन से डॉट बना दीजिए और गुब्बारे को फुलाइए। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते जाएंगे ये जो आकाश गंगा है, वो जो डॉट है वो आकाश गंगा को प्रदर्शित करेंगे। ऐसे वैसे वो भी आकाश गंगा भी फैलती जाएंगी, वैसे वो डॉट भी फैलते जाएंगे। तो इससे प्रमाणित होता है कि इससे एक परीक्षण के माध्यम से आप अपने घर में बच्चों को भी समझा सकते हैं किस प्रकार से ब्रह्मांड धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के धीरे धीरे बढ़ने के बारे में हमको बताता है किस प्रकार से ब्रह्मांड जल्दी जल्दी फैल रहा है दोस्तों। तो इस सिद्धांत की जो मैंने मान्यता बताई कि ये बताता है कि सब ब्रह्मांड जो है प्रसरणशील है, जो ब्रह्मांड जो फैल रहा है। दूसरा, इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी मान्यता वो कहता है कि ब्रह्मांड जो है एक आणविक इकाई यानी कि एक अणु यानी कि एक परमाणु से उत्पन्न हुआ है। यानी कि एक छोटा सा गोला था, एक छोटा सा, या कुछ वो बॉल के आकार का हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं फुटबॉल का आकार का है, कहीं पढ़ने को मिलता है कि वो एक अणु के आकार का था गोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक महाविस्फोट हुआ, उस गोले के अंदर क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। और उस गोले में से जो महाविस्फोट हुआ उसी से ही इस विस्फोट के कारण ही समय और
दिक् और काल की उत्पत्ति हुई, यानी कि दिक् और काल यानी कि टाइम एंड स्पेस की उत्पत्ति हुई। टाइम एंड स्पेस यानी कि जब तक एक आणविक इकाई के रूप में ब्रह्मांड था, एक बिंदु के रूप में एक ब्रह्मांड था, एक गोले के रूप में ब्रह्मांड था, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में समय की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी और ना स्पेस की उत्पत्ति हुई थी। समय की उत्पत्ति और स्पेस की उत्पत्ति भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जैसे ही महाविस्फोट हुआ उसके बाद शुरू हुई। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि जैसे ही महाविस्फोट हुआ ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस यानी दिक् और काल की उत्पत्ति हुई। तीसरा इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि जैसे ही महाविस्फोट हुआ उसी के आधार पर ही पदार्थ यानी कि अणुओं की कणों की उत्पत्ति हुई और समय के साथ साथ इन कणों में द्रव्यमान आ गया, यानी कि द्रव्यमान माने कि वजन आ गया, भार आ गया, इन कणों में भार आ गया और धीरे धीरे ये कण पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर फैल गए और फैलने के साथ साथ ये एक जगह पे गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे के पास समीप आते गए, संघनित होते गए और बाद में संघनित होके वो एक निहारिका बने। निहारिका क्या होती है मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। निहारिका बने, निहारिका के बाद ये तारों में परिवर्तन हो गए, तारा इसी बार से तारे बने, तारा के बाद तारामंडल बने, ग्रह बने, उपग्रह बने, इसी प्रकार से अणुओं से वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो पर दोस्तों सबसे बड़ा रोचक तत्व यह है कि एक बिंदु से इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो सकती है भला। देखिए कैसे हो सकती है भला एक बिंदु से। तो क्या ऊर्जा किसी चीज को मास में यानी कि द्रव्यमान में यानी कि भार में, मैटर में कन्वर्ट कर सकती है, तत्व में कन्वर्ट कर सकती है? कर सकती है दोस्तों। इसके लिए विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग प्रमाण दिए। बिग बैंग थ्योरी जो कि बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 3-4 चरणों में हुई, जिसको मैंने बता दिया आपको कि किस किस प्रकार से पहले एक विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद पदार्थ और दिक् काल की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अब इस जो बिग बैंग थ्योरी है इसके समर्थन में जो है कुछ प्रमाण भी हैं। 4 प्रमाण मुख्य रूप से मैं आज में डिस्कस करूंगा जो बताते हैं कि ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है और उसी बिंदु से सभी पदार्थों की उत्पत्ति हुई, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की उत्पत्ति भी इसी महाविस्फोट से हुई। तो पहला जो प्रमाण जो था 1902 एडविन हबल ने ही प्रस्तुत किया था, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पहले चर्चा मैंने बताया था कि एडविन हबल ने ही 1929 ईस्वी में रेड शिफ्ट यानी कि लाल विचरण के परमाणु को हमको बताया। उन्होंने यह पाया अपने अध्ययनों में कि क्योंकि पृथ्वी की तरफ बैगनी प्रकाश के बजाय अब अवरक्त यानी कि लाल रंग का विचरण यानी कि अवरक्त प्रकाश ज्यादा आ रहा है, धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। इसलिए ये प्रमाणित होता है कि लाल प्रकाश आने का मतलब है कि जो ये परमाणु है, ये जो ग्रह हैं और जो ये आकाश गंगाएं हैं, जो मंदाकिनियां हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मंदाकिनियां जो हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही है और हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये पहला प्रमाण था। दूसरा प्रमाण था दोस्तों, दूसरा प्रमाण जो था 1965 में एक बहुत अच्छा आविष्कार हुआ और 1965 में वैज्ञानिकों को कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के बारे में पता चला। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के बारे में तो इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है जब किसी वस्तु से ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, तो उस वस्तु से साथ साथ ऊष्मा और ऊर्जा के निकलने के साथ साथ माइक्रोवेव रेडिएशन भी निकलता है और यही रेडिएशन ब्रह्मांड में ट्रेवल करता हुआ किसी न किसी बिंदु तक, किसी शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु तक जरूर पहुंचता है। तो इसी बिंदुओं को, इन्हीं तरंगों को, ये माइक्रोवेव रेडिएशन को पकड़ के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड जो है एक बिंदु से, एक केंद्र से उत्पन्न हुआ था और उसके बाद फैलता चला गया और अभी भी फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तीसरा जो प्रमाण जो है बिग बैंग थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण ये है कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये भौतिकी के यानी कि फिजिक्स के किसी भी नियम की अवहेलना नहीं करती। फिजिक्स के किसी भी नियम की अवहेलना नहीं करती, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो और चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या सापेक्ष यानी कि सामान्य सापेक्ष का सिद्धांत हो, ये किसी भी नियम की अवहेलना नहीं करती। तो ये सिद्धांत जो है सभी नियमों का सम्मान करता है।
और जो चौथा प्रमाण है ये अति महत्वपूर्ण है, मैं आपका यहाँ पर अटेंशन दिलाना चाहूंगा। इसको बोलते हैं हिग्स बोसोन का सिद्धांत। हिग्स बोसोन का सिद्धांत सबसे पहले 1964 ईस्वी में पीटर हिग्स नामक विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हिग्स बोसोन का सिद्धांत मैं दोबारा दोहराऊंगा, हिग्स बोसोन का सिद्धांत 1964 में पीटर हिग्स द्वारा नामक विद्वान द्वारा, ब्रिटिश विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जब बिग बैंग होता है तो अचानक से किसी भी कोई पदार्थ नहीं बन जाता, ना पदार्थ का कोई बाहर बनता है। इन्होंने अपनी संकल्पना दी कि बिग बैंग तो होता है पर उसके अंदर क्या होता है। इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने अपनी समस्या का सोचना शुरू किया। तो इन्होंने बताया कि हिग्स बोसोन में हुआ क्या। इन्होंने बताया कि इनके दिमाग में कुछ प्रश्न थे कि क्यों जो हमारे पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं, कितनी भी वस्तुएं हैं, वो किसी ना किसी कणों से मिलकर बनी है, जिसको एटम बोलते हैं। और यह एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन कहते हैं। ये सब एटॉमिकल पार्ट्स होते हैं। और उसके अंदर भी आप क्वार्क्स का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिसिस्ट आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हमारा ज्ञान भी सीमित होता है भूगोलवेताओं का इस विषय में, तो हमारी भी एक सीमाएं होती हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। नहीं तो मेरे बहुत सारे फिजिक्स के दोस्त हैं, वो बुरा मान जाएंगे, यार तू मतलब कुछ भी। तो थोड़ा माफी चाहता हूँ उन दोस्तों से। तो कणों का जो भार है, मतलब तो ये जो कण थे, इन कणों में भार क्यों नहीं होता है कुछ। तो प्रश्न ये था कि जो दुनिया की प्रत्येक वस्तु है किसी न किसी प्रकार के कण से मिलकर बनी है, तो प्रश्न क्या था पीटर हिग्स के सामने? प्रश्न ये था कि भाई किसी कण में भार यानी कि द्रव्यमान होता है और किसी कण में भार नहीं होता, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण में यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकलों में तो भार यानी कि द्रव्यमान होता है, पर फोटोन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में द्रव्यमान यानी कि भार क्यों नहीं होता। एक ये प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न, इसका समाधान हिग्स बोसोन संकल्पना के रूप में मिला और जिसको पीटर हिग्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। और यही बिंदु था जिसने सबसे पुख्ता प्रमाण दिए बिग बैंग थ्योरी के लिए। तो इन्होंने बताया कि जब बिग बैंग होता है तो कुछ समय बाद बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड का तापमान एक निश्चित सीमा के बाद कम होने लगता है। जैसे ही थोड़ा सा तापमान निश्चित सीमा में पहुंचता है तो वहां पे एक शक्ति की एक फील्ड यानी कि शक्ति का एक क्षेत्र बनता है। और जो कण इन शक्ति के क्षेत्र में आ जाते हैं, जो कण इस शक्ति के क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं या शक्ति के क्षेत्र के अंदर ज्यादा समय तक रह जाते हैं या अच्छे से संपर्क में आते हैं, उनके अंदर भार यानी कि द्रव्यमान आ जाता है। और जो इससे थोड़ा दूर रह जाते हैं या कम रहते हैं, उनमें द्रव्यमान या भार नहीं आ पाता। इस कारण एक पहेली का उत्तर तो उनको मिल गया था कि हिग्स फील्ड के कारण ही तत्वों में जो परमाणु है, कणों में भार की असमानता पाई जाती है। दूसरा प्रश्न था कि आगे तत्वों जो प्रश्न था वो था कि ये जो परमाणु है, कण है, आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हिग्स फील्ड बनती है तो हिग्स फील्ड में से कुछ कणों की उत्पत्ति होती है। हिग्स फील्ड के बीच में से ही कुछ कणों की उत्पत्ति होती है जिनको हिग्स बोसोन बोला गया। कणों की उत्पत्ति होती है जिनको हिग्स बोसोन बोला गया। हमको गर्व करना चाहिए कि भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी और पीटर हिग्स के संयुक्त नाम को सम्मान देने के लिए हिग्स बोसोन कण का नाम दिया गया। और हिग्स बोसोन कण की उत्पत्ति होती है और पीटर हिग्स ने बताया, बाद में वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध करके बताया। उन्होंने बताया कि हिग्स बोसोन कण ही जो होता है जहां हिग्स फील्ड कणों में द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होती है, वहीं हिग्स बोसोन कण एक ऐसा कण है जो कि हमारे सृष्टि के ब्रह्मांड में एक मूल कण है। इसको कई वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और उनका मानना है कि जो कण होता है, इसी कण के द्वारा ही ब्रह्मांड के सभी कण आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। अगर हिग्स बोसोन कण ना हो तो
ये कण आपस में बंध नहीं पाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, प्रकाश की गति से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, प्रकाश की स्पीड से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और इस कण, परंतु इस कण के अंदर एक विशेषता है, जब ये कण, जब हिग्स फील्ड बनती है, बिग बैंग होता है, तो बिग बैंग होने के 1 सेकंड के मिलियनवें हिस्से में ही ये तत्व अपने मूल रूप में रहता है, ये हिग्स बोसोन कण अपने मूल रूप में रहता है। उसके बाद ये जो कण है मूल रूप से रहने के बाद ये है, इसका क्षय हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है, दूसरे तत्वों में, दूसरे कणों में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी इस कण की विशेषता क्या है, ये मैंने बताया था कि हिग्स बोसोन कण ही पृथ्वी में सभी कणों के लिए, मास के लिए जिम्मेदार है। अब 2012 से 13 तक ये बस एक कल्पना थी, पीटर हिग्स की एक कल्पना ही थी जो 1964 में प्रतिपादित की थी। पर इस कल्पना, विज्ञान का एक नियम है, जब तक विज्ञान किसी अपने सिद्धांतों को प्रयोगशाला में परख न ले, जब तक उसको वो सत्य नहीं मानता। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बनी स्वीडन के जेनेवा में हिग्स बोसोन सिद्धांत को परखने के लिए। स्वीडन के जेनेवा शहर में 27 किलोमीटर परिधि वाली एक वृत्ताकार गहरी सुरंग बनाई गई, जिसको जमीन के 175 मीटर नीचे खोदा गया। और ये गहरी सुरंग थी, ये कुछ ऐसी सुरंग है जैसे आप दिल्ली मेट्रो की आप सुरंग देखते हैं, वैसे ही कुछ सुरंग बनाई गई जमीन के नीचे। और 27 किलोमीटर बिल्कुल परिधि के आकार की, चूड़ी के आकार की बिल्कुल गोल सुरंग बनाई गई। और उस सुरंग के अंदर बिल्कुल गोल शेप में ही आपने मैग्नेट, चुंबकीय मैग्नेट लगाए गए। और इसमें क्या किया गया, इसके अंदर चुंबकीय मैग्नेट लगाए गए। इसको दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बोला गया। इस मशीन को, जो कि स्वीडन के जेनेवा शहर में सन 10 सितंबर 2008 को लगी थी, इस मशीन को, जैसे 27 किलोमीटर था, इस मशीन ने सन 2008 में काम करना शुरू किया। और इस मशीन में जो था, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बोला गया इसको। इस मशीन का उद्देश्य क्या था, इस मशीन का उद्देश्य यह था कि वो हिग्स फील्ड के बारे में और हिग्स बोसोन के बारे में जानना चाहती थी। तो इसमें जो मैंने बताया, सुरंग के अंदर 27 किलोमीटर सुरंग के अंदर जो है पूरा मैग्नेट लगाया गया। और मैग्नेट के साथ साथ 6 मैग्नेट डिटेक्टर सेंसर लगाए गए। जैसे कि आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग सेंसर लगे होते हैं बिल्डिंगों में, वैसे ही मैग्नेट डिटेक्टिव सेंसर भी लगे होते हैं। तो इस फील्ड के अंदर 6 बड़े बड़े मैग्नेट डिटेक्टर सेंसर लगाए गए। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने जो फोटोन था, जो कण था, उन कणों को 2 विपरीत दिशाओं से प्रकाश की गति से एक दूसरे से टकराया। क्योंकि अब प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए इस सुरंग के अंदर वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, यानी कि निर्वात की अवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। तो जो ये इस मशीन के अंदर, इस मशीन को लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर भी बोलते हैं, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, HLC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। तो इसके अंतर्गत 2 फोटोन के 2 कणों को विपरीत दिशाओं से आपस में टकराया गया। इनको टकराने का उद्देश्य क्या था, ताकि ये प्रोटॉन जब प्रकाश की गति से एक दूसरे से जोर के टकराएंगे तो ये जो सब ऑटोमेटिक पार्टिकल है, ये कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। और इसमें से कुछ डिब्रीज, यानी कि कुछ मलबा निकलेगा। अब ये मलबा वो नहीं है कि बहुत बड़ा मलबा, ये सूक्ष्म मलबा, बिल्कुल जिसको हमारी मनुष्य की आंखें देख